देवभूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन में तेजी जारी है। रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 14 लाख के पार हो गया है। 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू होगी और ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया ने भी तेजी पकड़ ली है। तो चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण में तेजी बरकरार है। प्रदेश में पंजीकरण का आंकड़ा 14 लाख पार कर गया है। 23 अप्रैल को 74,503 पंजीकरण हुए। अब तक यमुनोत्री के लिए 2,39,167 गंगोत्री के लिए हुए हैं पंजीकरण और 2,58,456 केदारनाथ के लिए, और वहीं 4,79,551 केदारनाथ के लिए हुए हैं। तो बद्रीनाथ के लिए 4,02,517 और हेमकुंड साहिब के लिए 20,997 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। चारधाम यात्रा के लिए टैक्सी, जीप, बस, मिनी बस के ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया भी तेजी के साथ चल रही है। 300 से ज्यादा कार्ड बन चुके हैं। 700 से ज्यादा आवेदन कतार में है। परिवहन विभाग चारधाम यात्रा के लिए वाहनों के ग्रीन कार्ड बना रहा है। जानकारी के मुताबिक अब तक यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड का आंकड़ा 300 को पार कर चुका है। वहीं 700 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं, जिन पर विभाग कार्रवाई कर रहा है। तो चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन में तेजी जारी है। रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 14 लाख के पार पहुंच गया है। तो लगातार चारधाम के लिए रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा बढ़ रहा है। ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया ने भी तेजी पकड़ी हुई है। तो चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। ग्रीन कार्ड का आंकड़ा 300 को पार कर गया है। वहीं चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन में जिस तरह से तेजी आ रही है वो भी समझी जा सकती है। रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा क्योंकि 14 लाख के पार कर गया है। तो चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। यमुनोत्री के लिए 2,39,167 रजिस्ट्रेशन है। केदारनाथ के लिए 4,79,551 और बद्रीनाथ के लिए 4 लाख के पार यह आंकड़ा है। चारधाम के लिए लगातार रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया भी काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। तो चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। ग्रीन कार्ड के अगर आंकड़ों की बात करें तो 300 को ये पार कर गया है। चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन काफी तेजी के साथ चल रहा है और 14 लाख तक ये रजिस्ट्रेशन है जो कि पार हो चुके हैं। ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है चारधाम की यात्रा का समय, और ऐसे में रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया चल रही है। यमुनोत्री के लिए 2,39,167 रजिस्ट्रेशन, केदारनाथ के लिए 4,79,551 और बद्रीनाथ के लिए 4,02,051 का ये रजिस्ट्रेशन है। चारधाम के लिए लगातार रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ती हुई दिख रही है। वहीं ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया भी काफी तेजी के साथ आगे चल रही है। तो ग्रीन कार्ड का ये आंकड़ा 300 को पार कर गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी से। अनुज, क्या जानकारी रजिस्ट्रेशन को लेकर, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार लोगों में दिलचस्पी बढ़ रही है और ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, क्या अपडेट? बिल्कुल। चारधाम यात्रा की अगर बात करें तो करीब 14 लाख रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री चारों धामों की अगर बात करें तो 14 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जो अपने आप में एक अद्भुत है। चूंकि ये रिकॉर्ड कायम है अपने आप में कि अभी कपाट भी नहीं खुले हैं। 10 मई को कपाट खुले हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के। साथ ही साथ सिखों के जो हेमकुंड साहब है उनकी कपाट खुले हैं। लेकिन इतना बड़ा आंकड़ा अपने आप में देखने वाला है। साथ ही साथ अगर प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन ने लगभग लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। स्वास्थ्य सचिव की अगर बात करें तो उन्होंने साफ तौर पे बोला है कि जगह जगह पे आपको हेल्थ चेकअप किया जाएगा। चाहे आप बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री की भी चारों धामों में जगह जगह पे डॉक्टर्स रहेंगे। हर 2 घंटे में सलाह दी गई है कि अगर आप पैदल चढ़ाई करते हैं तो हर 2 घंटे में आपको 10 से 15 मिनट में रिलीव करना है, और रिलीव करने के बाद अगर कोई आपको दिक्कत या परेशानी या कोई डिसीज होती है तो आपको हेल्थ कैंप में जाना है। इसके अलावा आप अपने साथ अगर किसी को डायबिटीज है या किसी को हार्ट की बीमारी है या किसी को शुगर है तो वो कुछ दवाइयां वो अपने साथ लेकर के चले। इसके अलावा अगर बात करें ऑक्सीमीटर अपने साथ लेकर के चले, शुगर लेवल अपने साथ लेकर, तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। साथ ही साथ एक चीज और सलाह दी है कि अगर आपके फैमिली डॉक्टर है तो उनका नंबर आप आपके साथ रखें कि अगर आपको कोई परामर्श की आवश्यकता तो तत्काल रूप से आप उनको टेलीफोन लगा करके आप उनसे परामर्श ले सकते हैं। जगह जगह पे हेल्थ यूनिट का कैंप लगा हुआ है। बद्रीनाथ, केदारनाथ की अगर बात करें तो वहाँ पे जो हॉस्पिटल है उसपे उपकरणों की खरीदारी की शुरुआत कर दी गई है। वहाँ पे हाई लेवल का हॉस्पिटल लगभग लगभग बनकर तैयार है।
जो उपकरणों की खरीद है वो 3 से 4 दिन में उपकरण वहां पे पहुंच जाएंगे, जो उपकरण खरीदे जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें सीसीटीवी कैमरे की, तो पुलिस प्रशासन ने जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए कि किसी भी यात्री को कोई परेशानी ना हो सके, क्योंकि इस बार आंकड़ा करीब करीब काफी ऊपर जा सकता है। जब अभी से रजिस्ट्रेशन करीब 14 लाख के आसपास हो चुके हैं, तो मई और जून की अगर बात करें, जुलाई की अगर बात करें, तो आंकड़ा कम से कम 20 से 25 लाख का आंकड़ा जा सकता है। इस बार चारधाम यात्रा में लोगों की बहुत रुचि दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु, तमाम जगह से श्रद्धालु उत्तराखंड आ रहे हैं। साथ ही साथ देश नहीं विदेश से भी जो आंकड़ा सामने आया है रजिस्ट्रेशन का, विदेशों से भी लोगों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया चारधाम यात्रा को लेकर के। और सबसे ज्यादा खासा उत्साह केदारनाथ धाम को लेकर के लग रहा है, क्योंकि केदारनाथ धाम में जगह जगह लोग बनाते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं, तो उसके लिए लोगों का एक बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है कि इस बार रजिस्ट्रेशन करीब करीब 20 लाख के आसपास होने की संभावना है जुलाई, अगस्त, सितंबर को लेकर के। अभी से जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, चाहे वो हाली सर्विसेज की हो, चाहे वो चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन को लेकर के हो, बिना चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन ये बिना आप हाली सर्विस बुक नहीं करा सकते। तो आप अगर यात्रा कर रहे हैं, न्यूज इंडिया के माध्यम से दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि अगर आप चारधाम की यात्रा कर रहे हैं, तो आपको चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराना सबसे जरूरी है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप हाली सेवा बुक कर सकते हैं। अगर आपको पैदल चढ़ाई करनी है तो आप पैदल चल सकते हैं। जगह जगह पे स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया होंगी। साथ ही साथ एयर एम्बुलेंस की भी सुविधा इस बार दी गई है कि अगर किसी प्रकार को कोई इमरजेंसी है, किसी अस्पताल को कोई डिसीज है, कोई परेशानी, कोई बीमारी है, तो अचानक किसी की तो दिक्कत हो जाती है, हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको तत्काल रूप से एयर एम्बुलेंस से जो नजदीकी हॉस्पिटल है वहां पे उसको तत्काल रूप से पहुंचाया। जी बिल्कुल अनुज, और यहाँ पर किस तरह से समझे, क्योंकि लगातार हम ये देख रहे हैं कि आंकड़ा जिस तरह से आप बता रहे हैं अभी 14 लाख को पार कर गया है, तो आने वाले दिनों में ये आंकड़ा और बढ़ेगा। तो इसके लिए प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ खास तैयारी हैं? और अगर हम बात करते हैं पिछले वर्षों की, तो क्या उस हिसाब से इस बार ज्यादा यात्री आ रहे हैं? बिल्कुल, पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले साल करीब करीब 8 से 10 लाख जो यात्री थे, जो आंकड़ा सामने आया था वो 8 से 10 लाख यात्रियों का आया था जिन्होंने चारों धामों के दर्शन किए थे। लेकिन इस बार करीब 14 लाख, अभी जब कपाट नहीं खुले हैं तब 14 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और अगर बात करें आगे की, तो आगे भी लोग करीब करीब 20 से 25 लाख लोगों के उत्तराखंड आने की संभावना है। अगर व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी समेत तमाम जो अधिकारी है, वो सबसे ज्यादा उनका फोकस है चारधाम यात्रा को लेकर के, क्योंकि ये यात्रा एक अहम मानी जा रही है टूरिज्म विभाग को लेकर के भी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री लगातार बैठक कर रहे हैं। तो 2 दिन पहले मुख्य सचिव राधा रतूड़ी केदारनाथ धाम में जाती है और वहाँ पे व्यवस्थाओं का जायजा भी लेती है कि अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी है तो उसको तत्काल उससे वो सुविधा मुहैया की जा सकती है। साथ ही साथ अगर कार्ड की अगर बात करें तो यहाँ से जो भी टैक्सी चालक यहाँ से जाते तो उनको ग्रीन कार्ड बनाने की आवश्यकता सबसे पहले होती है। तो जो टैक्सी चालकों के लिए ग्रीन कार्ड भी मुहैया उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आरटीओ विभाग से ग्रीन कार्ड बनते हैं, जहाँ से श्रद्धालुओं बाहर से लोग यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, वो जो टैक्सी करते हैं तो उनके लिए टैक्सी चालक है उनके लिए ग्रीन कार्ड, उनको चारों धामों की यात्रा कराते हैं। तो प्रशासन पूरी तरीके मजबूत है, उसकी सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली। बिल्कुल अनुज, और जिस तरह से आप बता रहे हैं प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है, सभी फैसिलिटीज यहाँ पर दुरुस्त की जा रही है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, अगली खबर भी जरा अपने दर्शकों को हम बता देते हैं क्या कुछ है। उत्तराखंड में अगले 72 घंटे भारी बारिश हो सकती है, मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। तो उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में भारी बारिश हो सकती है, 4000 से ज्यादा ऊंचाई पर हो सकती है बर्फबारी। गर्मी के बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 3 दिनों तक बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। इतना ही नहीं, 4000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर बर्फबारी की भी संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट कर दिया है। वहीं उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने से पर्वतीय इलाकों के साथ मैदानी इलाकों में भी बारिश का असर पड़ सकता है। मैदानी इलाकों में लोगों को तेज हवाएं चलने से लोगों को गर्मी से निजात मिलने की संभावना है। फिलहाल उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए हुए हैं। वहीं उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में प्रशासन अलर्ट मोड पे है।
तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला है। मौसम को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में भारी बारिश हो सकती है। 2 से 3 दिन बताए जा रहे हैं, यानी कि अगले 3 दिनों तक के लिए ये येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश के आसार दिख रहे हैं, जिसके चलते आने वाले 3 दिनों में ये बारिश बनी रहेगी। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में बारिश के आसार ज्यादा हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। मौसम को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, तो येलो अलर्ट जारी किया गया है और ये बारिश होगी अगले 3 दिनों तक, ऐसा कहा जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से। और वहीं अगले 3 दिनों के लिए ये येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश के आसार हैं, लेकिन अधिक ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं, 4000 से ज्यादा की ऊंचाई पर बर्फबारी हो सकती है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में ज्यादा बारिश हो सकती है, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावनाएं लगातार बनी हुई है। तो वहीं जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और अनुज भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुज, क्या जानकारी, येलो अलर्ट जारी किया गया है प्रशासन की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से? बिल्कुल, मौसम विभाग की तरफ से पूरे उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आगामी 72 घंटे में अगर बात करें तो पहाड़ों पे भारी बारिश हो सकती है। पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, चंपावत, लोहाघाट, बागेश्वर, तमाम जगहों पे बारिश हो सकती है। साथ साथ केदारनाथ और बद्रीनाथ की अगर बात करें तो वहाँ पे बर्फबारी भी हो सकती है। जो हाई एल्टीट्यूड एरिया है, पिथौरागढ़, मुनस्यारी की अगर बात करें तो वहाँ पर भी बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने 72 घंटे का जो अलर्ट जारी किया है, येलो अलर्ट जारी किया है। साथ साथ अगर बात करें राजधानी देहरादून, हरिद्वार और उधमसिंह नगर में, यहाँ छिटपुट बारिश की संभावना बताई जा सकती है। तेज गर्मी जरूर हो रही है, लगातार निकल रही है, लेकिन वहीं अगर बात करें पहाड़ों की रानी मसूरी में भी बारिश देखी जा सकती है। नैनीताल में भी बारिश देखी जा सकती है। तो पर्यटकों को साफ तौर पर ये बोला गया है कि अगर आप हाई एल्टीट्यूड एरिया में जाते हैं तो थोड़ा सा बच करके जाए, क्योंकि 72 घंटे का जो अलर्ट, येलो अलर्ट जारी किया गया है, इसके तहत जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे बारिश हो सकती है। क्योंकि 10 मई से केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ, 12 मई को बद्रीनाथ धाम, 10 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुला है। तो उससे पहले ये बारिश का जो अलर्ट जारी किया गया है, मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार निदेशक विक्रम सिंह है, उन्होंने साफ तौर पर बात की है कि आगामी जो 72 घंटे हैं उसमें उत्तराखंड में जो हाई एल्टीट्यूड एरिया है वहाँ पे भारी बारिश होने की संभावना है। और जो निचले इलाके हैं, देहरादून की अगर बात करें, टिहरी की अगर बात करें, तो यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है, जिससे यहाँ के लोगों को गर्मी से थोड़ी सी निजात मिलेगी। लेकिन वही पहाड़ी एरिया में बारिश की संभावना ज्यादातर प्रबल दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल अनुज, और अगर देखें तो यहाँ पर क्योंकि मौसम हिसाब से जिस तरह से बदल रहा है, ये समझे कि टूरिस्ट के लिए ये अट्रैक्शन है और कहीं ना कहीं फायदा रहेगा टूरिस्ट के लिए अगर कोई इस वक्त आना चाहता है। बिल्कुल, अगर ऋषिकेश और हरिद्वार कोई कोई पर्सन आ रहा है तो वो कम से कम जो बारिश का अलर्ट है, चूंकि यहाँ पे अलर्ट तो अभी नहीं किया गया है, लेकिन अगर पहाड़ों की अगर बात करें तो वहां पर बारिश का अलर्ट है। अगर आप चमोली जाते हैं, अगर आप रुद्रप्रयाग जाते हैं, अगर आप उत्तरकाशी जाते हैं, तो यहाँ पे आपको बारिश मिल सकती है। तो यहाँ पे जो नदी किनारे जो लोग हैं उनको भी अलर्ट जारी कर दिया गया है कि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी होने की संभावना ना हो। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, इसको लेकर के टूरिस्टों को भी बोला गया है कि अगर कोई पहाड़ की तरफ जा रहा है तो थोड़ा सा 72 घंटे बच करके जाए। अगर आपको जा रहा है तो 72 घंटे बाद जाए, क्योंकि जब बारिश होती है तो लैंडस्लाइड का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है पहाड़ों पे। तो इसी वजह से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। जी धन्यवाद अनुज इस पूरी जानकारी के लिए। तो अगले 72 घंटों में बारिश हो सकती है और ये येलो अलर्ट जारी किया गया है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने उत्तराखंड में हुई कम वोटिंग के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य था कि हम 10% अधिक मतदान बढ़ाएं, लेकिन विपक्ष की सक्रियता न होने की वजह से ये मत प्रतिशत घटा है। आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा के लिए उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो गया। राज्य में 55.89% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में 58.01% वोट पड़े थे। पिछली बार के मुकाबले इस लोकसभा चुनाव में कम वोटिंग हुई है। बता दें कि इस बार वोटिंग प्रतिशत पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में लगभग 7% कम है।
भारत के प्रथम गांव नीति के रहने वाले लवी सिंह बड़वाल थाई टॉप से स्की करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने अकेले ही नीति के थाई टॉप तक पहुंचने का कारनामा किया। इस मौके पर लवी ने उत्तराखंड सरकार से नीति घाटी को स्की डेस्टिनेशन बनाने की मांग की है। लवी एक पर्वतारोही, सर्टिफाइड स्की इंस्ट्रक्टर, ट्रैक लीडर, मार्शल आर्ट की महारत रखते हैं। उन्होंने स्की का कोर्स हिमाचल प्रदेश के मनाली, हिमाचल से किया है। और वहीं आपको बता दें कि लवी 2021 में साइकिल के जरिए देहरादून से नीति और माणा घाटियों तक का उन्होंने सफर किया। तो नीति के थाई टॉप तक पहुंचे हैं साइकिल से लवी सिंह के स्की के बेजोड़ कारनामे भी हम आपको बता रहे हैं। 2021 में माणा घाटी तक उन्होंने सफर किया और इसके बाद उन्होंने 2022 में 5,632 मीटर की ऊंचाई पर माना पास, नीति पास पर यहाँ पर स्की की है और नीति पास पर 5,064 मीटर की ऊंचाई पर वो पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने 4,700 मीटर पर स्थित पार्वती कुंड तक यात्रा साइकिल से पूरी की और उत्तराखंड के पहले शख्सियत वो बने हैं और राज्य का नाम रोशन किया है। और इस बार उन्होंने उत्तराखंड में विंटर स्पोर्ट्स यानी स्की माउंटेनिंग को बढ़ावा देने के लिए एक सराहनीय कार्य भी किया है। तो उत्तराखंड में औली एक स्थान है, लेकिन हाल ही के दिनों में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ कम यहां पर देखी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। गर्मी की शुरुआत होते ही हल्द्वानी में पेयजल की किल्लत होने लगी है और लोग पानी को लेकर बेहाल हैं। ऐसे में हल्द्वानी के डीएम ने पानी की किल्लत दूर करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। डीएम वंदना सिंह अपने आदेश में उन्होंने कहा है कि वाटर सप्लाई बोर्ड, जल संस्थान और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन के साथ काम करे। इतना ही नहीं, जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कहा कि जिन इलाकों में पेयजल के पंप सेट खराब हैं वहां टैंकर के माध्यम से पानी पहुंचाया जाए और खराब ट्यूबवेल की मरम्मत की जा रही है या स्टेबलाइजर रखे जाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही बिजली विभाग को भी निर्देश दिया है कि आपसी समन्वय के साथ काम को तेजी से निपटाया जा रहा है ताकि लोगों को पेयजल किल्लत की परेशानी का सामना ना करना पड़े। विभिन्न पंप हाउसेस के ख़राब होने की वजह से दिक्कतें आती हैं पेयजल की पंपिंग में, उसमें स्पेयर मोटर, स्पेयर पंप इत्यादि की व्यवस्था करने के लिए भी निर्देशित किया है। विभाग को कई बार इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है उसके अप एंड डाउन होने की वजह से भी पंपिंग में समस्या आती है। तो विद्युत विभाग के अधिकारियों को भी आज की मीटिंग में हमने निर्देशित किया है कि जल संस्थान और जल निगम के जहाँ जहाँ पंप हाउस है वहाँ समन्वय बनाते हुए अपने ट्रांसफार्मर में पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करवाएंगे। जो जल संस्थान, जल निगम के संबंधित डिविजन्स हैं, पेयजल की जो किल्लत हो रही है अलग अलग क्षेत्रों में, और सभी को जो पर्याप्त मात्रा में टैंकर्स वगैरह लगाए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जहां विभिन्न पंप हाउसेस के ख़राब होने की वजह से दिक्कतें आती हैं पेयजल की पंपिंग में, उसमें स्पेयर मोटर, स्पेयर पंप इत्यादि की व्यवस्था करने के लिए भी निर्देशित किया है। विभाग को कई बार इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है उसके अप एंड डाउन होने की वजह से भी पंपिंग में समस्या आती है। तो विद्युत विभाग के अधिकारियों को भी आज की मीटिंग में हमने। और अब खबर लक्सर से। यहां जेके टायर फैक्ट्री की 12 साल से अधर में लटके 132 केवी की इलेक्ट्रिक लाइन का काम शुरू हो गया है। सीएम धामी की कोशिश का नतीजा अब दिखने लगा है। दरअसल सीएम धामी ने इस लंबित इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन को जल्द तैयार करने का आदेश दिया था। इसके बाद एडीएम गोपाल सिंह और एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह की देखरेख में ये काम शुरू हो गया है। उस काम में कोई बाधा ना पहुंचे, इसके लिए इलाके में भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है ताकि काम में कोई बाधा ना हो। आपको बता दें कि जेके टायर फैक्ट्री को गनौली बिजली घर से फैक्ट्री तक 132 केवी की लाइन लानी थी, लेकिन कुछ गांव वालों ने इसका विरोध किया, जिसके चलते तकरीबन 12 वर्षों से ये कार्य अधर में ही लटका पड़ा था। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि जिन किसानों के खेतों से लाइन खींची जा रही है उन किसानों को इसका मुआवजा दिया जाएगा। क्योंकि और इसीलिए 12-13 साल भी इसमें लग गए थे, लेकिन हमारी मूल जो खातेदार है उनसे वार्ता हो गई थी, उन्हीं के सहमति के आधार पर हमने इसको किया है। और हमको क्योंकि इसमें सह खातेदार भी थे जिनका विरोध था, तो हमको पुलिस का भी अवश्य रूप से सारा।
लक्सर के गर्ग पीजी कॉलेज में नैनो तकनीकी पर 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन उत्तराखंड यूकॉस्ट विज्ञान धाम ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत एसपी देहात नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष प्रशिक्षण संस्थान के संजीव गर्ग, वैज्ञानिक अधिकारी मनमोहन रावत ने संयुक्त रूप से किया। और इस मौके पर वैज्ञानिक अधिकारी मनमोहन रावत ने कहा कि पहले लोग यूरिया खाद का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब नैनो तकनीक से लिक्विड के रूप में वैज्ञानिकों द्वारा तरक्की की गई है। तो उत्तराखंड विज्ञान धाम ने कार्यक्रम का आयोजन किया और यहां पर नैनो टेक्नोलॉजी सेमिनार का ये आयोजन हुआ, जिसमें तमाम तरह की जानकारी दी गई। 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार का ये आयोजन हो रहा है और यहां पर लोगों को इस बारे में बताया जा रहा है। उत्तराखंड विज्ञान धाम ने कार्यक्रम का आयोजन किया है। नैनो टेक्नोलॉजी सेमिनार है ये और इसमें क्या होती है नैनो टेक्नोलॉजी, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। 2 दिनों का ये नेशनल सेमिनार जिसका आयोजन हुआ है। आज गर्ग पीजी कॉलेज में सेमिनार आज शुरू हुआ 2 दिवसीय, उसमें नैनो टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट रहा। उस सब्जेक्ट में नैनो टेक्नोलॉजी क्योंकि आज की जो आधारभूत है हमारा, जो आज हम जिस तरह से चल रहे हैं उसमें एक नैनो की ज़रूरत है, क्योंकि हर चीज़ हमें सूक्ष्म करनी है और उसको बड़ा करके दिखाना है। जैसे भी हमारे एक जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए थे, उन्होंने कहा कि टाटा को क्या ज़रूरत पड़ी नैनो कार बनाने की, क्योंकि उसने पूरी कार की वही सुविधा दी, नैनो कार छोटी कार बना करके, क्योंकि जैसी आज की अर्थव्यवस्था है उसके हिसाब से उन्होंने नैनो कार। आज बड़ी बड़ी IITs और IIMs का है कि नैनो टेक्नोलॉजी में फर्दर क्या क्या आपके इंप्रूवमेंट हो रहे हैं। बट नैनो टेक्नोलॉजी में आज चाहे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाइए, बायोलॉजी में जाइए, केमिस्ट्री में जाइए, कंप्यूटर साइंस में जाइए, हर कहीं क्योंकि नैनो मटेरियल का यूज़ हो रहा है। और नैनो मटेरियल जो है आज के साइंस के एडवांसमेंट में, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट में या कंप्यूटर के एडवांसमेंट में हर जगह नैनो मेडिसिन बन रहे हैं, नैनो ट्यूब्स बन रहे हैं, नैनो पार्टिकल्स बन रहे हैं। दे आर यूज इन द प्रेशर टेक्नोलॉजी, थेरेपी, मेडिकल साइंसेज, सभी जगह यूज़ हो रहे हैं। तो इससे इसकी महत्ता और ज़्यादा बढ़ जाती है कि राष्ट्रीय सेमिनारों और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के माध्यम से इसको और पॉपुलराइज करा जाए, तो हर वर्ग का आदमी नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में जाने। गर्ग पीजी कॉलेज में श्री अम्बरीश गर्ग जी, अंकित गर्ग जी, संजीव गर्ग जी और मनमोहन रावत जी सभी के सौजन्य से 2 दिवसीय नैनो टेक्नोलॉजी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पर नेशनल सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भविष्य में जो सेमीकंडक्टर के निर्माण, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी, इन सब क्षेत्रों में जो नैनो टेक्नोलॉजी की भविष्य की संभावनाएं हैं उन पर दृष्टिपात किया जाएगा और सुधिवक्ताओं और विद्वानों के द्वारा इस पर प्रकाश डाला जाएगा। इस आयोजन से इस क्षेत्र में नई प्रतिभाओं को आगे आने का न केवल एक मंच मिलेगा, बल्कि उनको नए विचारों से अवगत होने का और इनोवेटिव आइडियाज़ को आगे ले जाने का मार्ग भी प्रशस्त होगा। उत्तराखंड विज्ञान धाम ने कार्यक्रम का आयोजन किया है। नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पर जानकारी दी जाएगी और इस सेमिनार को 2 दिनों तक चलाया जाएगा। तो लोगों को इस बारे में बताया जाएगा क्या होती है नैनो टेक्नोलॉजी। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यूरिया का इस्तेमाल अब कम हो रहा है और उसी को लेकर और जानकारी देते हुए वैज्ञानिकों ने क्या कुछ काम किया इस दिशा में, ये जानकारी दी जाएगी। तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या है और आने वाले समय में इसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है, फिलहाल इसको लेकर ये जानकारी देने के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया है। तो 2 दिवसीय ये नेशनल सेमिनार है जिसका आयोजन किया गया है और उत्तराखंड विज्ञान धाम ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें तमाम तरह की जानकारी दी जाएगी। तो 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार का ये आयोजन है, नैनो टेक्नोलॉजी पर ये बेस्ड है। उत्तराखंड विज्ञान धाम ने कार्यक्रम का आयोजन किया। आगे बढ़ते हैं, नैनीताल जिले के लाल कुआं में देर रात स्लीपर फैक्ट्री में विशालकाय भालू के आने से हड़कंप मच गया। भालू स्लीपर फैक्ट्री की बाउंड्री पार कर अंदर घुस गया और स्लीपर के चट्टों में जा छिपा। लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। मौके पर पहुंचकर वन विभाग के चिकित्सकों की देखरेख में उसे ट्रैंक्विलाइज किया गया और इस पूरे ऑपरेशन में 5 घंटे का समय लगा, जिसके बाद भालू को काबू कर लिया गया। आबादी क्षेत्र में भालू की दस्तक से लोगों में डर का माहौल बना है।
तो लाल कुआं में भालू की दस्तक हुई है और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से भालू घर में घुस गया। उसके बाद हालांकि लोगों में फिलहाल डर का माहौल बना है। उसका रेस्क्यू हो गया है वन विभाग के द्वारा, लेकिन उसके बाद भी लोग डरे हुए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेगी एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी हैं।